हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सभी का तैयारी कैसा चल रहा है ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर अभी हम मेंटरशिप प्रोग्राम का जो कॉपी था दिव्या मैम का, देखिए दिव्या राजपूत मैम का है। तो इनका कॉपी को हम डिस्कस किए थे, कुछ कॉपी को देखे थे तो आप लोग बहुत सारा प्यार दिए थे, बहुत सारा कमेंट्स किए थे और आप लोग देखे भी थे। तो आइए यहाँ पर इनका कॉपी देखते ही, रिमार्केबल कॉपी है। देखिए यहाँ पर फीडबैक में इनको क्या मिला है। उत्तर अच्छे हैं, विषय वस्तु पर पकड़ अच्छी है, भूमिका व निष्कर्ष अच्छे हैं, भाषा प्रवाहपूर्ण है, उत्तरों का प्रस्तुतिकरण अच्छा है। तो देखिए अगर हम आंसर अच्छा लिखते हैं, किस तरीके से कॉपी में अपने आंसर को प्रेजेंट करते हैं, ये डिपेंड्स करता है हमारे आंसर लिखने का तरीका कैसा है। आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग जो कला है ना, आंसर राइटिंग एक कला है। अगर ये हमारे अंदर डेवलप कर जाता है ना तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। और यहाँ पर इनको 49.5 नंबर मिला है, 149.5 मार्क्स मिला है, जो बहुत अच्छा है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। दिव्या उपन्यास में इतिहास किस रूप में उपस्थित है? विवेचनात्मक उत्तर दीजिए। दिव्या उपन्यास इतिहास के बौद्ध काल से संबंधित है तथा कथानक के वातावरण में इतिहास की उपस्थिति दिखाई देती है। यशपाल ने दिव्या में इतिहास के तथ्य नहीं लिए हैं बल्कि ऐतिहासिक आवरण लिया है तथा इसके माध्यम से वंचित तथा नारी वर्ग की समस्याओं को उठाया है। दिव्या में इतिहास के रूप में 3 चरित्रों का जिक्र है, पुष्यमित्र, मिलिंद, पतंजलि, तथा 3 ऐतिहासिक स्थानों का जिक्र है, सागर, मथुरा आदि। तो देखिए आगे ये आंसर किस तरीके से लिखती है। और राइटिंग भी सबसे बड़ी चीज़ होता है, राइटिंग अट्रैक्टिव होना चाहिए। मैम का तो राइटिंग बहुत ही अच्छा है, लेकिन ये ऐतिहासिक तथ्य मात्र वर्णित है। उपन्यास के प्रारूप में यशपाल ने कहा भी है, दिव्या इतिहास नहीं ऐतिहासिक कथा मात्र है। लेखक ने कला के अनुराग से काल्पनिक चित्र में ऐतिहासिक वातावरण के आधार पर यथार्थ का रंग देने का प्रयत्न किया है। इस दृष्टि से स्पष्ट है कि दिव्या मुख्यतः कल्पना है और यशपाल की ऐतिहासिक दृष्टि भी स्पष्ट है। इतिहास विश्वास की नहीं विश्लेषण की वस्तु है। इतिहास व्यक्ति का अपनी परंपरा में आत्मविश्लेषण है। यहाँ पुष्यमित्र और मिलिंद तथा पतंजलि को सिर्फ सांकेतिक रूप में प्रस्तुत किया गया है। और इनका आंसर देखिए कैसे उद्धरण भी लगाकर लिखी हुई हैं। सागर और मथुरा का भी इतिहास में ऐसा वर्णन मिलता है। कला की दृष्टि से उत्कृष्टता केंद्र, व्यापार स्थल आदि। बौद्ध धर्म की मान्यताएं भी प्रदर्शित की गई तथा बौद्ध धर्म की नारी के प्रति यथास्थितिवादी को प्रस्तुत किया गया है। समग्रतः लेखक ने उपयोगितावादी नजरिए का प्रयोग किया है। और यहाँ पर इनको 15 में 9.5 मार्क्स मिला है और गुड आंसर का रिमार्क मिला हुआ, जो एक बहुत ही अच्छा रिमार्क है। गुड मिलना बहुत बड़ी बात है यूपीएससी के पेपर में। आइए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दिव्या उपन्यास में दिव्या के चरित्र पर प्रकाश डालिए। जैसा कि हम सबको पता है दिव्या एक चरित्र प्रधान उपन्यास है, तो इसमें क्या लिखती है। इस उपन्यास की नायिका है। दिव्या का चरित्र स्थिर न होकर गतिशील और परिवर्तनशील है। आरंभ की दिव्या एक कोमल भावुक और तरुणी है जो उच्च वर्ग की है तथा जिसके लिए जीवन का अर्थ संगीत व नृत्य व भावनाएं हैं। उसने जीवन की समस्याओं को नहीं देखा, लेकिन अंत की दिव्या एक समानांतर हो चुकी है और को देखा है, बल्कि उन्हें अपने ऊपर झेला भी है। दिव्या एक उच्च कुल की कन्या से दासी बनती है तथा फिर वेश्या बनने का निश्चय करती है। इसके बाद रत्न प्रभा के साथ रहकर नर्तकी बनती है और अंत में मारिस को चुनती है। अंत में दिव्या का चरित्र इतना प्रभावशाली है कि वह नारी के अस्तित्व की कीमत पहचान गई है तथा रुद्रधीर से के विवाह प्रस्ताव को ठुकरा कर मारिस को चुनती है, जिसके पास न राज्य प्रसाद का सुख है, न निर्वाण का मिथ्या सुख, लेकिन जीवन के सुख दुख को मिलकर पार करने वाला साहचर्य है। तो यहाँ पर दिव्या मैम कॉपी का आंसर किस तरीके से लिखती है, जो एक इम्पोर्टेंट है हम लोगों को इस दृष्टि से, आखिर हम प्रेजेंट कैसे करें। और ऑप्शनल का तो भाई जितना स्कोर करेंगे उतना हमारा स्कोरिंग पेपर है। हिंदी लिटरेचर तो सच में स्कोरिंग पेपर, जितना स्कोर करेंगे रैंक डिसाइड करता है यही। कुल वधु का आदर कुल माता का समान। देखिए इसको ब्लैक पेन और ब्लू पेन से भी लिखी हुई है। इसी प्रकार शुरुआत में एक बिंदु पर वह महसूस भी करती है कि नारी भोगने के लिए ही बनी है, और उनका जो कथन है, उनका कथन मैम कोट करती है, जो भोगे जाने के लिए ही बनी है उसे अन्यत्र शरण कहाँ, नारी के लिए सब समान है, उसे सब भोगेंगे ही। लेकिन मारिस के कथनों से प्रभावित होकर दिव्या जीवन में आसक्ति लेती है और नारी की प्रकृति सृष्टि है। समग्रतः दिव्या का चरित्र एक प्रभावशाली चरित्र है जो नारी की समस्याओं का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन दिव्या नियति से हार नहीं मानती। इस दृष्टि से वह
भगवती चरण वर्मा की चित्रलेखा व जैनेन्द्र की मृणाल से एक कदम आगे बढ़ जाती है तथा संघर्षों से हार न मानकर अपनी नई दिशा तलाशती है। और यहाँ पर इनको 20 में 12 नंबर मिला हुआ है और गुड रिमार्क मिला हुआ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अलग योझा कहानी की कथ्य का विश्लेषण कीजिए। अलग योझा कहानी प्रेमचंद की अत्यंत प्रसिद्ध कहानी है जिसमें उन्होंने संयुक्त परिवार की स्थितियों, समस्याओं, उनके महत्व को रेखांकित किया है। इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद यह दिखाना चाहते हैं कि ग्रामीण समाज में संयुक्त परिवार विपत्तियों में एकमात्र सहारा लेता है। इस कहानी का कथ्य यह है कि रघु जी तोड़ मेहनत करके अपने परिवार को पालता है तथा जिम्मेदारियां आने पर अपनी सौतेली माँ के साथ पूरे परिवार का दायित्व लेता है। यह कहानी ग्रामीण समाज के परिवार के आंतरिक संघर्षों व स्थितियों को प्रदर्शित करने का भी माध्यम है। रघु के बाद उसका बेटा भी परिवार के दायित्व की पूर्ति के लिए विवाह न करने का निर्णय लेता है। समग्रतः प्रेमचंद इस कहानी के माध्यम से अपने मूल्य को प्रख्यापित कर रहे हैं, जिसमें संयुक्त परिवार में उनकी आस्था और पारिवारिक संबंधों में अपनेपन व दायित्व बोध का होना शामिल है। तो इस तरह आंसर लिखती हैं। अलग योजना निश्चित तौर पर भारत के ग्रामीण जीवन को तय तथा हर परिवार का प्रतिनिधित्व करता है तथा कहानी प्रेमचंद आदर्शवाद से प्रेरित है। तो प्रेमचंद, जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्रेमचंद का जो शुरुआती दौर की कहानी था आदर्शवाद से प्रेरित था। अंत में उनको एक निष्कर्ष देना ही होता था। तो यहाँ पर इनको गुड मार्क्स मिला है, जो बहुत ही अच्छा है।